नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर मन की बात की और मन की बात कार्यक्रम का ये 103वां एपिसोड था। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ है, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से परेशानी भी है। सभी ने मिलकर आपदा का सामना किया और सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत है। हमारे पर्व परंपरा हमें गतिशील बनाते हैं। उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोडभाई बरहाट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे, तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इनसे जुड़े एक्सपर्ट के विषय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं, पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है। लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फोना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। और यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश की वर्तमान दशा का पता चलता है। आगे क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बात के लिए खुद मौजूद हैं जल शक्ति मंत्री जी। सर, प्रधानमंत्री ने खुद आज उत्तर प्रदेश की तारीफ की, जिससे वृक्षारोपण किया गया है आप लोग की तरफ से। सरकार की तारीफ की गई है। मन की बात एक विश्व में लोकप्रिय चैनल है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात पूरे विश्व में एक लोकप्रिय चैनल है, जिसके माध्यम से ऐसे छोटे छोटे व्यक्ति जो सामाजिक काम करते हैं, समाज के लिए करते हैं, गांव के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, जो कोई देख नहीं सकता, उनका कोई विषय उठा नहीं सकता है, ऐसे लोगों का देश और विश्व के स्तर पर करोड़ों लोगों को एक दिन में मालूम चल जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, कैसे जल स्रोत कर रहा है, जल संचय कैसे कर रहा है, वृक्षारोपण कैसे कर रहा है, यानी स्वच्छता अभियान कैसे चल रहा है, योग कैसे कर रहा है अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। और जो उपभोक्ता है या प्रोडक्शन है जिस जिस जिले का, जनपद का, तो एक व्यक्ति कैसे करता है, ये सभी का प्रचार प्रसार करने में जो करोड़ों रुपया लगता, वो मन की बात में एक दिन में उस महिला को पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग जान जाते हैं। और उसका प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्ट करते हैं, उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का प्रचार प्रसार होता है।
और वास्तव में मन की बात एक लोकप्रिय मन की बात आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार किए हैं, इससे समाज में भी परिवर्तन आ रहा है और लोगों के अंदर एक उत्साहवर्धन हो रहा है। सर जी, मेरा माटी मेरा देश को लेके चल रहा है, आप कैंपेन चल रहा है, जिसको लेके मुख्यमंत्री जी ने भी आप लोगों ने समीक्षा की थी। देखिए, ये हमारी मातृभूमि है। तिरंगा 75 वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार तिरंगा फहराया गया था देश के अंदर, उसे मेरी मातृभूमि है। तो ये मेरा देश, मेरा मिट्टी से जुड़े हुए लोग इस देश के लिए अपना कुर्बानियाँ दिया है, त्याग किया, तपस्या किया। इस मट्टी से प्रेम है, पूरे संपूर्ण देशवासियों को इस माटी से प्रेम है। ये अभियान बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वतंत्र देव सिंह जी, बताया थे कि देश से प्रेम है, मिट्टी से प्रेम है, और जिससे तिरंगा देखा गया था, तिरंगा अभियान चलेगा था, अपना देश में चलते थे, मेरा माटी मेरा देश अभियान चलेगा और पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां एनएक्सी में कमांड सेंटर का उद्घाटन आज हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ भी किया। नए विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा, और प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं भी दी। तो कमांड सेंटर पहले ही बन जाना चाहिए था, पहले डेटा का क्षेत्र में बहुत काम नहीं हुआ, हर वर्ग को विकास की प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं और यूपी बीमारू राज्य से उभरा है। नीति आयोग ने यूपी की तारीफ की, यूपी में अब दंगे नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे विवाद अभी भी हैं जिनको खत्म करना है। यहाँ पे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, इस संगठित अपराध के लिए जो कुख्यात था उत्तर प्रदेश, आज नहीं है। लेकिन अभी भी छोटे छोटे विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद के समाधान का रास्ता हमें निकालना है, इससे जमीन से संबंधित विवाद ज्यादा है। इसका समाधान राजस्व की टीम को सक्रिय करके पूरी ईमानदारी, पूरी सुचितापूर्ण तरीके से उसका समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा करना, शिकायतकर्ता का एक रजिस्टर भी तैयार हो प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक थाने में, प्रत्येक विकास खंड में। शिकायत का आधार क्या है? आखिर एक व्यक्ति को, एक पीड़ित को बार बार आने की नौबत क्यों पड़ रही है? और इसीलिए मैं चाहूंगा कि फील्ड में तैनात अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों ना हो, जोन, रेंज या जनपद स्तर पर, वे सुनिश्चित करें कि वे भी और उनके अधीनस्थ जितने भी अन्य विभाग हैं, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, थाने हो, ये सब भी नियमित रूप से जनता की सुनवाई के लिए बैठे। नीचे तहसील से, थाने से, ब्लॉक से या फिर अन्य उन संस्थानों से उसके मन में एक कहीं ना कहीं एक आशंका का भाव हमेशा बना रहता है। आशंका का भाव क्यों बना हुआ है? इसका समाधान का रास्ता जनपद में आपको निकालना है। और इसलिए मैं फिर चाहूंगा कि एक प्रत्येक अधिकारी, फील्ड में तैनात कोई भी अधिकारी हो, वह प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में या 11 से 12 के बीच में कोई 1 घंटा सुनिश्चित करें और बाकायदा मीडिया में इसको जारी करें। भाई इतने बजे से इतने बजे तक जनता के लिए, जनता की सुनवाई के लिए बैठेंगे। आप देखेंगे शुरुआत में भीड़ होगी, धीरे धीरे करके भीड़ छंटती जाएगी और केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपके पास आएगा। दूसरा, यही काम तहसीलों में भी होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, अधिकारी जो जहां पर तैनात है वहीं पे उसका रात्रि निवास भी होना चाहिए, उसकी आवश्यक सुविधा वहीं होनी चाहिए। तहसील पे तैनाती है तो तहसील पे ही रहे। और खबर मुरादाबाद से है, जहां बीजेपी नेता ने पार्टी नेताओं पर आरोप लगाए हैं। रेप के झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस पार्टी के नेताओं पर मिली भगत का आरोप लगाया है और बंधक बनाकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी के खिलाफ दर्ज, यानी जो पुलिस है, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। वीर सिंह है, वीर सिंह है और ये दूसरा उनका पक्ष है महावीर सिंह। महावीर सिंह लाडला बाल मंदिर के अध्यक्ष हैं और इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और इनकी दोनों की तहरीर मिली थी। महावीर ने तहरीर दी थी मंदिर पे लड़की से छेड़खानी की और इन्होंने मारपीट की तहरीर दी थी। इनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था
और आज इन्होंने मंदिर पे जाकर वहाँ पे पॉइजन खाया। उसके बाद में जैसे ही पुलिस को पता चला, इनको हॉस्पिटल लेके आए, उपचार चल रहा है, अभी होश में है। और खबर देवरिया से है, जहां यूपी पुलिस के जवान ने मानवता को शर्मसार कर दिया और वर्दी का रौब दिखाकर दिव्यांग को जमकर पीटा है। दिव्यांग की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मियों से पानी मांगने पर पिटाई का ये आरोप है। देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र से संबंधित प्रकरण है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पीआरडी के 2 जवान चिन्हित हुए हैं जो एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में जो पीआरडी के जवान हैं उनकी पुलिस विभाग से संबद्धता समाप्त करते हुए उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है और इस संबंध में जो तहरीर मिली है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो यहाँ एक दिव्यांग को ये पीटा जा रहा है और अब हालांकि कार्रवाई जरूर पुलिस प्रशासन ने इन दोनों पे की है। तो वर्दी का रौब दिखाकर एक दिव्यांग को पीटा गया और पिटाई का ये मामला कैमरे में कैद हुआ है। खबर मेरठ से है, जहां ई रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी गई और आरोपी ने सिर पर ईंट से कई बार वार किया। आपसी विवाद के चलते एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। नशे में धुत आरोपी को लोगों ने पकड़ा और मृतक ई रिक्शा चालक की पहचान नहीं हो पाई है। थाना टीपी नगर का यह मामला है, जहां नशे में धुत एक शख्स ने एक आरोपी, एक जो शख्स है रिक्शा चालक जो है, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ई रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी गई। सिर पर उसके कई वार ईंट से किए गए। आपसी विवाद के चलते नौबत यहां तक आ गई। विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। जो हमलावर है वो बताया जा रहा नशे में धुत था। अतुल इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। अतुल, ऐसा विवाद आखिर क्या था कि एक शख्स ने दूसरे को मौत के घाट उतार दिया? हुआ क्या था यहाँ पे? देखिए राजेश, ये थाना टीबी नगर क्षेत्र का मामला है। थाने से महज 100 मीटर दूरी कहासुनी होती है और रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। वहीं लोग पकड़ करके आरोपी को पुलिस को सौंपते हैं। विवाद ये बताया जा रहा है कि वहां पर दोनों जो व्यक्ति हैं उनके बीच विवाद हुआ था, कहासुनी हुई थी, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे व्यक्ति पर जो ई रिक्शा चालक है उसको ईंटों से पीट करके मौके पे ही मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जी। पुलिस को आरोपी आसपास के लोगों ने पकड़ करके पुलिस को सुपुर्द किया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। और सीमा हैदर का परिवार के साथ एक नया वीडियो सामने आया है। किसान नेता सुराज सिंह के साथ दिखे सीमा और सचिन। आर्थिक तंगी से परेशान होने की बात करते दिखे सचिन के पिता। और सचिन के पिता जो हैं वो अब रोजी रोटी के लिए काम पर जाना चाहते हैं। सचिन के पिता नेत्रपाल ने काम पर जाने की अनुमति मांगी है। थाना प्रभारी रघुपुरा से काम पर जाने की अनुमति मांगी है। तो थाना प्रभारी से अनुमति मांगी है कि भाई अब वो काम करना चाहते हैं। दरअसल कई दिनों से विवाद जो है वो लगातार बना हुआ था और सीमा हैदर सुर्खियों में थी। परिवार के साथ अब यहाँ किसान नेता सुराज सिंह का एक वीडियो सामने आया है और सचिन और सीमा इसमें दिखाई दिए हैं। आर्थिक तंगी से परेशान होने की बात करते दिखाई दे रहे हैं सचिन के पिता। और सचिन और उनके जो पिता हैं वो अब रोजी रोटी के लिए काम पर जाना चाहते हैं। यानी आर्थिक तंगी जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी ठीक नहीं है, अब उन्हें काम पे जाने दिया जाए। निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। निशांत, अब सचिन का परिवार काम पर जाने की अनुमति मांग रहा है कि आर्थिक तंगी सामने है, इसके चलते? देखिए ये वीडियो सामने आया, जिस तरीके से देखा जाए राजेश की किसान नेता उसके घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद
हालांकि उनसे भी गुहार लगाई जाती है। और कहीं ना कहीं जो सचिन के पिता होते हैं, वो सचिन के पिता कहते हैं कि आर्थिक तंगी लगातार आ रही है क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा देखते हुए उनको पूरी तरीके से बंधक बना रखा है घर के अंदर। तो कहीं ना कहीं उनकी देखभाल के लिए उनको घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है। तो इसी को लेकर उन्होंने गुहार लगाई है रबूपुरा पुलिस से और कहा है कि कहीं ना कहीं उनको घर से बाहर जाने दिया जाए, काम पर जाने दिया जाए, उनको नौकरी पर जाने दिया जाए। और जिस तरीके से गुहार लगाते हुए पुलिस प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए किसान नेता घर पर पहुंचते हैं और घर पर पहुंचने के बाद वो भी पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं। ठीक है निशांत, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अगली खबर नोएडा से है, जहां कूड़े को लेकर सोसाइटी में मारपीट हो गई। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जमकर बवाल हुआ। दबंगों ने एओए मेंबर की बुरी तरह से पिटाई की है और बाहर से आए दबंगों ने ये मारपीट की और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी इस पे निशांत शर्मा देंगे। निशांत, तस्वीर सामने, मारपीट हो रही है, सोसाइटी में ऐसी नौबत क्यों आ गई? हाँ देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं थाना 113 क्षेत्र का मामला है। और जिस तरीके से देखा जाए कि सीसीटीवी के अंदर पूरी गुंडाई कैद हुई है, जिसमें बाहर से आए लोगों ने सोसाइटी के अंदर घुसकर एओए के मेंबर को पीटा है। और कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद जो है कूड़ा डालने को लेकर होता है। हालांकि इस पूरे मामले में सीसीटीवी वायरल होती है और वायरल होने के बाद पुलिस संज्ञान लेती है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से फरार बताए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जिस तरीके से देखा जाए कि सीसीटीवी के अंदर पूरी तरीके से मारपीट की जाती है और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है निशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर भी ग्रेटर नोएडा से है, जहां एंटी नारकोटिक सेल और पुलिस को बड़ी कार्रवाई यहां पे उन्होंने की है। 370 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के लिए यह गांजा आया था और बरामद गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी इलाके का यह मामला है और निशांत इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। निशांत, एक बार फिर बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया है, तस्करों को भी पकड़ा गया है, बड़ी कामयाबी। जी राजेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है, जहां दादरी कोतवाली पुलिस और नारकोटिक्स जो टीम है कहीं ना कहीं उनके द्वारा करीबन 3 कुंटल 70 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 40 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, उनको कहीं ना कहीं नशे में डुबोने के लिए उनको लगातार ये तस्करी की जा रही थी। हालांकि ये पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कामयाबी देखी जा रही है। कामयाबी देखते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 50 लाख रुपए की जो कीमत का गांजा है, लगभग 40 से 50 लाख कीमत का गांजा बताया जा रहा है और पुलिस के लिए कामयाबी देखी जा रही है। हालांकि पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। खबर अमरोहा से है, जहां मोहर्रम के जुलूस में हादसे के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। घटना में 53 लोग घायल हुए थे। सदर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। इसके साथ ही विधायक ने मृतकों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। पहले कब्रिस्तान भी गया था, जो लोगों के मेरे ख्याल से तो उस हादसे में शहीद हुए हैं, अभी गया था। और बड़ी घटना है, दुखद घटना है। अल्लाह हिम्मत दे, हौसला दे। मैं अस्पताल में आने के बाद देखा मैंने कि लगभग सारे डॉक्टर सब सीएम और सीएमएस सब देख रहे हैं और मैं संतुष्ट हूँ यहाँ के इलाज से। 2-3 लोग सफदरजंग गए हैं, एक मेरठ गए हैं, वो गंभीर हैं। पहले कब्रिस्तान भी गया। और
5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम हैं। वो कौन से नाम हैं और क्या किसकी रणनीति रहेगी, क्या तैयारी रहेगी, ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का चुनाव भी कर लिया है। स्पेशल 38, जी हां, संगठन में तमाम तब्दीली की गई है। नड्डा की नई टीम में वसुंधरा राजे, रमन सिंह और कैलाश विजयवर्गीय समेत 8 नेताओं को जगह मिली है। इस लिस्ट में खास बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए अनिल एंटनी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अनिल पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे हैं। खास बात है कि पीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहेंगे। शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम में राजेश अग्रवाल को बीजेपी का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नरेश बंसल को बीजेपी का सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। आइए अब जेपी नड्डा की टीम पर नजर डालते हैं। नड्डा की नई टीम, इन्हें बनाया गया बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव सत्या कुमार आंध्र प्रदेश, अरविंद मेनन दिल्ली, पंकजा मुंडे महाराष्ट्र, नरेंद्र सिंह रैना पंजाब, डॉक्टर अलका गुर्जर राजस्थान, अनुपमा हाजरा पश्चिम बंगाल, ओम प्रकाश धुर्वे मध्य प्रदेश, ऋतुराज सिन्हा बिहार, आशा लाकड़ा झारखंड, कामाख्या प्रसाद तासा सांसद असम, अनिल एंटनी केरल। जेपी नड्डा की ये नई टीम तैयार है। नई टीम को नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए।